नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको भारत के मध्यकालीन यानी कि मुगल काल के बारे में बताने वाले हैं। आज हम आपको भारत पर पहली बार मुगलों के आक्रमण के बारे में भी बताएंगे। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर मुगलों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुगल कहां से आए और वह कहां के रहने वाले थे और भारत पर आक्रमण करने के पीछे उनका मुख्य कारण क्या था। अक्सर आपने देखा होगा कि मुगल काल के इतिहास को भारत के सामने किसी महान योद्धा और महान शासकों के रूप में दर्शाया जाता है, मगर मुगल कालीन इतिहास की बात करें तो वह काफ़ी विचित्र था और मुगलों का भारत में आना भारत को उन्नति नहीं बल्कि भारत को बदहाल और इस्लामिक देश बनाना था। तो आज हम आपको भारत पर मुगलों के प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताने वाले हैं। इस कहानी को जानने से पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की कहानियों को आप तक पहुंचाया जा सके और इससे नवयुवक इतिहास की जानकारी को अच्छे से प्राप्त कर सकें। तो आइए आपको भारत पर आक्रमण कर लूटने वाले आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम की बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानने से पहले आपको ये सबसे पहले जानना चाहिए कि दुनिया में इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपको बताते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना अरब से शुरू हुई और अरब से बढ़कर इस्लाम दुनिया में स्थापित होता चला गया। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि मध्यकालीन युग में जब इस्लाम की स्थापना हुई उस वक्त भारत और अरब के संबंध कैसे थे। तो जान लीजिए, इस कहानी को जानने से पहले आपको बता दें कि भारत और अरब के शुरुआती समय में संबंध काफ़ी पुराने और काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे से लंबे समय से व्यापार करते आ रहे थे। अरबियों की बोली भाषा शुरुआती समय में काफ़ी अच्छी थी। वहीं अरब की सबसे बड़ी कमी वहाँ की मिट्टी हुआ करती थी, क्योंकि उस मिट्टी में कुछ भी पैदा नहीं हो सकता था। इसकी वजह से वहाँ पर खाने पानी की व्यवस्था काफ़ी खराब हुआ करती थी। अब ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी होती थी कि जब मिट्टी ही नहीं है तो खेती कैसे हो सकती थी। इसकी वजह से लोगों का जीवन जीना काफ़ी कठिन था। अरब के लोग पशुपालन और व्यापार किया करते थे और इसी व्यापार के चलते भारत और अरब के संबंध काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से अरब के व्यापारी समुद्र के रास्ते भारत के समुद्री तटों पर आकर भारत में पैदा होने वाला अनाज और चंदन, सुगंधित लकड़ियाँ, काली मिर्च, मसाले, लौंग, कपड़े, हीरे, हाथी के दांत और शीशे का व्यापार किया करते थे और दुनिया के विभिन्न देशों में भारत से ये सारी चीज़ें ले जाकर अरबी व्यापारी मिस्र, यूनान, अफ्रीका जैसे तमाम बड़े बड़े देशों में बेचकर पैसा कमाते थे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को खरीदते थे। वहीं अरबी अपने यहाँ से भारत तलवार, शराब, खजूर, घोड़े, रेशम के कपड़े आदि चीज़ों को भारत में लेकर आते थे, जिन्हें भारत से चीन, जापान तक पहुँचाया जाता था और ये व्यापार पानी के जहाज़ों के द्वारा किया जाता था। इसके चलते दोनों ही देशों में काफ़ी अच्छी मैत्रीय संबंध हुआ करते थे। तो दोस्तों, आपको ऐसा लगता होगा कि जब भारत और अरब के बीच इतने अच्छे संबंध हुआ करते थे तो आखिर अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों कर दिया। तो आइए आपको बताते हैं कि अरबों ने सबसे पहले भारत पर क्यों और कहां हमला किया। तो आइए अब आपको ले चलते हैं उस कहानी की तरफ जिसे हम आपको बताने वाले हैं।
तो आइए आपको बताते हैं कि मोहम्मद पैगंबर के ना रहने के बाद जो खलीफा आए उन्होंने अरब की पूरी राजनीति को ही बदल दिया। खलीफाओं के आने के बाद अरब के समीकरण पूरी तरीके से धार्मिक और राजनैतिक तौर पर चलने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खलीफा क्या होते हैं, तो जान लीजिए कि अरब के जो राजा हुआ करते थे वो खलीफाओं से ही विचार विमर्श कर कोई भी कार्य को अंजाम देते थे। इसलिए खलीफाओं का सबसे अधिक महत्व हुआ करता था। वहीं अरब के राजा जहां ज़्यादा से ज़्यादा खजाना बटोरना चाहते थे, तो वहीं खलीफा इस्लाम का विस्तार करना चाहते थे। ऐसे में दोनों मिलकर अपने काम को विस्तार देने लगे। जहां राजा अपनी सेनाओं के साथ छोटे छोटे देशों पर हमला करके सेना के दम पर सोने चांदी धातु लूटकर अपना खजाना भर रहे थे, तो वहीं लगातार सीमाओं का विस्तार करते चले जा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ लूटे गए लोगों को प्रताड़ित कर अपनी बाहुबल के दम पर इस्लाम कबूल कराया जाने लगा। ऐसी स्थिति में जहां अरब के राजाओं का खजाना भरने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लाम का विस्तार भी तेजी से होने लगा। इसी बीच आपको एक बात और बतानी बेहद ज़रूरी है कि इस्लाम धर्म में किसी भी हिंसा का कोई स्थान नहीं था। वहीं इस्लाम के विस्तार की बात करें तो इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि उसके विचारों को पढ़ने और समझने के बाद ही कोई इस्लाम धर्म को अपना सकता है, और इसके लिए इस्लाम कबूल करने वाले की सहमति बेहद ज़रूरी है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारत पर अरबियों ने हमला कब किया। तो जान लीजिए कि भारत पर अरब का पहला हमला 636 ईस्वी में हजरत उमर की खिलाफत में भारत पर पहला आक्रमण किया गया। इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना था। ऐसा ही कुछ इन मुस्लिम लुटेरे आक्रांताओं ने भारत में आकर तक्षशिला से यह लूटपाट शुरू की और छोटे छोटे गांवों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। मगर इसी दौरान जब राजा को इस बात की जानकारी होती थी, तो इन लुटेरों को राजाओं की सेना खदेड़ कर भगा दिया करती थी। मगर ये हमले रुके नहीं, बीच बीच में कई बार हमले होते रहे। अरबों के सेनापति अल-हैरिस ने 662 ईस्वी में और अल-मुहरबन ने 664 ईस्वी में भारत पर लूट करने के लिए अपनी सेना के साथ हमला किया, मगर सभी सेनापति पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुए। बार बार नाकामयाब होने के बाद अरब के राजा और खलीफा परेशान हो गए और इसके बाद भारत पर हमले के लिए एक विशाल सेना तैयार की। अरबों ने इस विशाल सेना को तैयार करके अपने सेनापति के रूप में मोहम्मद बिन कासिम को इसका नेतृत्व सौंपा। मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो वह महज 17 वर्ष का था और बेहद क्रूर और निर्दयी भी था। मोहम्मद बिन कासिम इराक के अल-हजाज का प्रांतीय, जो कि खलीफाओं से मान्यता प्राप्त था। अल-हजाज मोहम्मद बिन कासिम का चाचा के साथ साथ ससुर भी था। अल-हजाज को दहेज में 8 पानी के जहाज उपहार में मिले थे, जो बहुमूल्य उपहारों के साथ श्रीलंका के रास्ते होते हुए हजाज के लिए जा रहे थे, जिसमें से 8 जहाज़ों को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। जिस जगह पर यह जहाज़ों के लूट की घटना हुई थी, वह जगह सिंध के राजा दाहिर के अधिकार क्षेत्र में आती थी, जिसके चलते हजाज ने राजा दाहिर से कहा कि उनके राज्य में उसके जहाज़ों को लूटा गया है और वह इसका पता करके उसके पूरे सामान को लौटाने में उसकी मदद करे। मगर राजा दाहिर ने इस पूरी घटना से अपने आप को दूर कर लिया और किसी भी लूट की घटना को होने से इनकार कर दिया। समुद्री लुटेरों के द्वारा लूटे गए जहाज़ों का बदला लेने के लिए
अल-हज्जाज ने राजा दाहिर पर हमला करवा दिया, जिसमें भीषण युद्ध हुआ और राजा दाहिर ने अरबियों की सेना को खदेड़ दिया। अपनी हार से अल-हज्जाज ने इस बार अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति को सबसे बड़ी सेना के साथ अलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को युद्ध के लिए मैदान में उतार दिया, जिसके साथ उसने विशाल सेना को भी भेजा और मोहम्मद बिन कासिम ने ये हमला सिंध पर कब्जा करने के लिए कर दिया। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहले सबसे हमला कहां पर किया। तो जान लीजिए, देवाल पर भारत में आते ही सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, मगर राजा दाहिर ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देवाल की रक्षा नहीं की और पश्चिम किनारों को छोड़कर पूर्वी किनारों के बचाव में जुटे रहे। यहाँ पर राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत में कब्जा करने का खुद ही आमंत्रण दे दिया, मगर वहीं दूसरी तरफ अपने राज्य के एक भाग को जाता देख राजा दाहिर के भतीजे ने राजपूत क्षत्रियों के साथ मिलकर मोहम्मद बिन कासिम के साथ भीषण युद्ध किया, मगर बिन कासिम दुर्ग के किले को जीत गया। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत निर्दोषों की हत्या की। भारत में आते ही जीत का स्वाद अब उसकी मुंह पर लग चुका था। मोहम्मद बिन कासिम काफ़ी खुश था और उसकी सेना काफ़ी उत्साहित थी। ऐसे में भारत के राजाओं में मोहम्मद बिन कासिम की दहशत बैठने लगी। वहीं मोहम्मद बिन कासिम और उसकी सेना अपनी पहली विजय से काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही थी और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने न्यूज़ पर हमला कर दिया। न्यूज़ की बात करें तो इस वक्त वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान के दक्षिण हैदराबाद में स्थित है। इस पर राजा दाहिर का ही कब्जा हुआ करता था, मगर राजा दाहिर ने अपने बेटे को यहाँ से ब्राह्मणवाद बुला लिया और एक छोटे से राजा को इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंप दी। न्यून में बौद्ध धर्म के लोगों की सबसे बड़ी आबादी रहा करती थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बौद्ध के अनुयायी युद्ध पर विश्वास नहीं रखते, बल्कि वह हरदम शांति की बात करते हैं, जिसको देखते हुए जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने न्यून पर हमला किया तो वहाँ के बौद्धिस्टों ने मोहम्मद बिन कासिम के सामने घुटने टेक दिए और उससे संधि कर ली, जिसके बाद न्यून पर मोहम्मद बिन कासिम ने बिना युद्ध किए ही कब्जा कर लिया। भारत पर अपनी 2 जीतों को लगातार पाकर मोहम्मद बिन कासिम काफ़ी उत्साहित था और उसकी जीभ पर अब जीत का खून लग चुका था, जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सहवान की विजय यात्रा के लिए सेना को कूच किया। इस जगह को सिविस्तान भी कहा जाता है। आपको बता दें कि सहवान के शासक की बात की जाए तो उस वक्त सहवान के शासक माजरा थे। जैसे ही माजरा को ये बात पता चली कि मोहम्मद बिन कासिम ने इतनी बड़ी सेना के साथ उसके राज्य पर हमले के लिए कूच कर दिया है, तो माजरा अपना राज्य ही छोड़कर भाग गया, जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर भी कब्जा कर लिया, मगर राजा दाहिर यहाँ भी मौन ही रहे। आपको बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम की बिना युद्ध किए ये दूसरी जीत थी और वह 3 जगहों को अपने विजय रथ में शामिल कर चुका था। वहीं मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही इन तीनों राज्यों को अपने कब्जे में लिया तो यहाँ पर अपने इस्लाम का परचम लहराना शुरू कर दिया और जबरन लोगों से इस्लाम कबूल करवाना शुरू करवा दिया। लोगों को इतनी प्रताड़ना दी गई कि लोगों ने स्वयं ही इस्लाम धर्म को कबूल करना उस वक्त सही समझा और बड़ी संख्या में लोगों को इस्लाम धर्म कबूल कराया जाने लगा, मगर इस बात से पूरी तरीके से राजा दाहिर अनजान बने रहे। सबसे बड़ी बात ये रही कि मोहम्मद बिन कासिम अब पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था
जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अपने विजय रथ को जारी रखते हुए सीसम के जाटों पर हमला बोल दिया, जहां उसका सबसे पहले सामना सहवान से भागकर आए हुए राजा माजरा से हो गया। माजरा सीसम के जाटों के राज्य में छुपकर बैठा हुआ था, मगर मोहम्मद बिन कासिम के सामने जैसे ही वो पड़ा तो मोहम्मद बिन कासिम ने माजरा की हत्या कर दी, जिसके बाद जाटों ने भी मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद दुर्ग का युद्ध की अब मोहम्मद बिन कासिम तैयारियों में जुट गया। इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध सीधे सीधे राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच लड़ा गया। दोनों ही सेनाओं ने भीषण युद्ध की, जहां मोहम्मद बिन कासिम की घोड़सवार सेना कभी भारी पड़ती हुई नजर आई तो कभी राजा दाहिर की सेना। दोनों ही सेनाओं के बीच चले युद्ध में हजारों लोग मारे गए, मगर तभी युद्ध के बीच में ही राजा दाहिर जिस हाथी पर सवार थे उस हाथी के शरीर पर और पैर में कई जगह चोटें आ गईं, जिसके चलते हाथी युद्ध के मैदान में ही गिरने लगा। तभी राजा दाहिर भी हाथी के पीठ पर सवार थे और वह नीचे गिर गए। राजा दाहिर को नीचे गिरते ही मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों ने उनके ऊपर तीरों की वर्षा कर दी, जिसमें राजा दाहिर के शरीर में सैकड़ों तीर प्रवेश कर गए और उनकी मौत हो गई। मौत के बाद दाहिर का बेटा जय सिंह अपनी विधवा मां राजौर को दुर्ग में ही छोड़कर ब्राह्मणाबाद के किले पर भाग गया और वहां के किले की रक्षा की तैयारियों में जुट गया। आपको बता दें कि राजा दाहिर की पत्नी ने मोहम्मद बिन कासिम की गुलामी ना कबूल करने के लिए अपने आप को जौहर कर लिया। जौहर की बात करें तो अपने आप को आग के हवाले करके अपने मौत के गले लगा लिया। राजौर दुर्ग पर जीत प्राप्त करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भीषण लूटपाट मचाना शुरू कर दिया और महल के कई कीमती आभूषण, वस्त्र, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और कई सारे ऐसे चीज़ें जो अपने आप में काफ़ी कीमती थी उन्हें लूटना पाटना शुरू कर दिया। तो वहीं लोगों को इस्लाम धर्म की स्थापना करने के लिए धर्म परिवर्तन कराने का भी अभियान जोरों पर शुरू कर दिया। राजौर के किले को जीतने के बाद अब मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणाबाद को भी जल्द से जल्द जीतना चाहता था और अपना परचम लहरा देना चाहता था, जिसके चलते उसने अपनी पूरी सेना के साथ राजा दाहिर की हत्या करने के बाद ब्राह्मणाबाद पर हमला बोल दिया, जहां पर ब्राह्मणाबाद में पहले से ही अपनी सेना के साथ राजा दाहिर के बेटे जय सिंह मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार कर रहे थे। तभी दोनों का सामना हुआ और भीषण युद्ध शुरू हो गया। जय सिंह के राज्य में जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया तो जय सिंह की सेना मोहम्मद कासिम के ऊपर काल बनकर टूट पड़ी, मगर कुछ ही देर बाद मोहम्मद बिन कासिम की चाल के सामने राजा जय सिंह फेल होते हुए नजर आए, क्योंकि राजा जय सिंह के ही गुप्तचरों ने उनके साथ धोखा कर दिया और मोहम्मद बिन कासिम के साथ जा खड़े हुए, जिसके चलते जय सिंह को पराजय स्वीकारनी पड़ी। जय सिंह के पराजय स्वीकार करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद के 17 वर्ष की ऊपर के सभी लोगों को नरसंहार कराकर उनकी हत्या करा दी। सबसे बड़ी बात ये रही कि लोगों की हत्या कराने के बाद लोग काफ़ी दहशत में आ गए, तो साथ ही साथ उसने लोगों से इस्लाम कबूल करने का भी भीषण दबाव बनाया, जिसके दबाव में लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। इस दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने जमकर लूटपाट की, तो साथ ही साथ राजा दाहिर की दूसरी पत्नी और उनकी दोनों बेटियों को अपने साथ ले गया।
तो दोस्तों, आज हमने आपको मोहम्मद बिन कासिम के भारत आगमन और आक्रमण के बारे में बताया कि उसने भारत पर आक्रमण करने के दौरान किस किस जगह को जीता और किस तरीके से लोगों पर अत्याचार किए। अपने अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने और लोगों पर किस तरह से अत्याचार किया और किस तरीके से लूटपाट कर भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने कार्यकाल में जमकर लूटपाट मचाई और नरसंहार किया, मगर कहा जाता है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हम अपने अगले वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ उसके ही लोगों ने क्या किया और उसे कैसे मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। हम आपको अपने अगले वीडियो में ये सारी बातें बताएंगे कि आखिर किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने लोगों से जबरन इस्लाम कबूल कराया और इस्लाम कबूल ना करने वालों के ऊपर जजिया कर लगाया। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को भी ज़रूर देखें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के मुग़ल कालीन लुटेरों की जानकारी के लिए और अपने इतिहास को सही से जानने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।